मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिब्बू सर आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हिस्ट्री का मध्यकालीन भाग का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चे यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद दूसरा ये हम लोग का लेक्चर है और दूसरा वीडियो है मेरे बच्चे। इतिहास मध्यकालीन चल रहा है और पूरी बातें आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स ज़रूर बनाइए और जब भी मौका मिलता है उस नोट्स को 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि याद हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। पिछले दिन के क्लास में हम लोग मोहम्मद साहब और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बातें हो गई थी। आज हम लोगों की बात होगी मेरे बच्चे महमूद गजनबी के बारे में। किसके बारे में? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के बारे में बात होगी। ठीक है मेरे बच्चे। महमूद गजनबी जो था ये हम लोगों का गजनी का था। कहाँ का था? गजनी का था। और गजनी पड़ता है मेरे बच्चे अफगानिस्तान में। पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे कि महमूद गजनबी कहाँ का था? गजनी का था। और गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का शासक था। दूसरी बात, महमूद गजनबी को बुत सिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुत सिकन कहते हैं। बुत सिकन का मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब मेरे बच्चों मोहम्मद बिन कासिम हो या महमूद गजनबी हो या मोहम्मद गोरी हो, भारत पर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, साथ ही साथ भारत से धन को लूटना, साथ ही साथ मेरे बच्चे भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उसको तोड़ना था। ठीक है, सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम महमूद गजनबी ने किया था। इसलिए महमूद गजनबी को बुत सिकन कहते हैं या मूर्ति भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, बताया जाता है कि महमूद गजनबी के जो दादा थे उनके दादा का नाम था अल्पतगिन। क्या नाम है? अल्पतगिन। और इन्हीं का एक लड़का था, उसका नाम था सुबुत्तगिन। क्या नाम था? सुबुत्तगिन। सुबुपतगिन, सुबुत्तगिन। और इन्हीं का लड़का था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। ठीक है मेरे बच्चे। तो बस ये समझना कि महमूद गजनबी के पापा का नाम था सुबुत्तगिन। क्या नाम था? सुबुत्तगिन था। और महमूद गजनबी मेरे बच्चे 997 और 98 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। गजनी की गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। और ये मेरे बच्चे पहला तुर्क शासक होता है। पहला कैसा शासक? तुर्क शासक होता है जो भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचता है। ठीक है, और भारत पर लगभग मेरे बच्चे 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। और पहला जो आक्रमण इसका रहता है मेरे बच्चे राजा जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध 1000 ईस्वी में। और इस युद्ध में मेरे बच्चे महमूद गजनबी बुरी तरह से हार जाता है। तो पूछेगा महमूद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम, पहला तुर्क आक्रमणकारी। तो आप बताएंगे महमूद गजनबी कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। पहला किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? राजा जयपाल के विरुद्ध। राजा जयपाल उखाड़ कर मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा महमूद गजनबी को भागना पड़ा। ठीक है। दूसरा आक्रमण रहता है मेरे बच्चे, दूसरा आक्रमण रहता है 1001 ईस्वी में। और ये भी आक्रमण रहता है जयपाल पर ही। तो जयपाल एक बार फिर से दौड़ा के मारता है और महमूद गजनबी को भागना पड़ता है। यदि नहीं भागता तो बहुत मार पीट आता। और जो जयपाल था मेरे बच्चे हिंदू शाही नेता था। हिंदू शाही नेता था और हिंदू शाही वंश का भी था। हिंदू शाही वंश का था और ये पेशावर का था। और पेशावर इस समय आपको मालूम ही होगा कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे। तो पेशावर इस समय हम लोगों का पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। मेरे बच्चे एक शब्द आता है, उस शब्द को बोलते हैं जिहाद। जिहाद का मतलब होता है
धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। अब आपको बता देंगे कि जिहाद क्या है, तो आप बताएंगे एक प्रकार का धर्म युद्ध है। क्या है? धर्म युद्ध। इसमें बताया जाता है अपने सैनिकों को कि जो मेरा धर्म है, यदि हम लोग जीत जाते हैं इस युद्ध को, तो वहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे हम ही लोगों के धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। तो इस तरह से सैनिकों में ज़्यादा जोश आ जाता है, और जोश इसलिए आता है क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग और मेरे धर्म के लोग हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत मज़ा आता है जिहाद का जब नारा देकर लड़ा जाता है तो। ठीक है। दूसरी बात बताया जाता है कि 1006 ईस्वी में मेरे बच्चे हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है कांगड़ा। क्या नाम है? कांगड़ा जिला है। उसी जिले में एक मंदिर है, नगर कोट का मंदिर। नगर कोट का मंदिर इसी पर आक्रमण करता है और यहाँ के मंदिर को काफ़ी हानि पहुँचाता है, तोड़ फोड़ देता है। ठीक है मेरे बच्चे। 1008 ईस्वी में फिर भारत पर आक्रमण करता है, आनंदपाल पर। किस पर? आनंदपाल पर आक्रमण करता है और आनंदपाल को बुरी तरह से पराजित करता है और महमूद गजनबी आनंदपाल की हत्या कर देता है। और बताया जाता है कि 1011-12 ईस्वी में उज्जैन और मथुरा पर अधिकार कर लेता है। कौन? महमूद गजनबी। तो पूछेगा कि महमूद गजनबी ने उज्जैन और मथुरा पर कब अधिकार किया था? मेरे बच्चे 1011 और 12 ईस्वी में। 1011 और कब? 12 ईस्वी में उज्जैन और मथुरा पर अधिकार कर लेता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलो, महमूद गजनबी का सबसे फेमस आक्रमण 15वां 16वां था, कहीं कहीं 15वां देगा, तो 15वां नहीं, ये 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण रहता है मेरे बच्चे 1025 ईस्वी में। कब रहता है? 1025 ईस्वी में। और ये आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। और ये सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है और ये काठियावाड़ जिले में है। काठियावाड़ जिले में है और काठियावाड़ जिला मेरे बच्चे गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और आपको ये भी बता दें कि सोमनाथ मंदिर को बनाने वाला जो राजा था उसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। और जो भीम प्रथम जो था ये चालुक्य वंश का राजा था। पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम। और भीम प्रथम किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का था। ठीक है। लेकिन हाँ, जब पता है महमूद गजनबी इस मंदिर पर आक्रमण करता है तो इस मंदिर की स्थिति इतनी खराब कर देता है, इतनी खराब कर देता है कि पूरा का पूरा मंदिर को एकदम ध्वस्त करा देता है। और इस मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति रहती है उससे जो पत्थर होता है उस पत्थर को निकाल कर मेरे बच्चे बहुत ख़राब काम करता है, मक्का, मदीना और गजनी लेके चला जाता है। और वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती है चढ़ने के लिए, सीढ़ियाँ होती हैं, उन्हीं में इस पत्थर को लगाता है। बहुत गलत कार्य करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी धर्म है, जो भी समुदाय हैं, सभी धर्म और सभी समुदाय मेरे लिए, मेरे बच्चे आपके लिए भी सभी बराबर हैं। आपका सबसे बड़ा धर्म है लोगों की सेवा करना। आप इन बातों में मत कभी आइएगा कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, ये इंसान बहुत छोटा है। यदि जिस दिन आप में ये सब बातें आ जाती हैं मेरे दोस्त, उसी दिन आपका विनाश होना निश्चित है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इन बातों को नहीं मानता और बस मानता हूँ तो क्या, कर्म ही प्रधान है। और मेरे दोस्त, कर्म सबसे बेस्ट है। आपको इसी बात पर जीवन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब दूसरी बात देखना, जब सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था तो सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार किसने बनाया था? तो अंतिम बार इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बनवाए थे। ठीक है मेरे बच्चे। तो पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर को सबसे अंतिम में किसने किसने बनवाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनवाए थे सोमनाथ मंदिर को सबसे आखिरी बार। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी बात बताया जाता है कि महमूद गजनबी बहुत आक्रमण करता है लेकिन उतना सफल नहीं रहता है। और 1027 ईस्वी में ये आक्रमण करता है जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। और ये जो जाट रहते थे राजस्थान में रहते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में रहते हैं। और जीतता है महमूद गजनबी और राजस्थान में अपना ध्वज का पताका लहराता है।
बताया जाता है मेरे बच्चे कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। पूछेगा कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब होती है, तो 1030 ईस्वी में होती है। महमूद गजनबी की मृत्यु कब होती है? 1030 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है। अब आपको बता दें, महमूद गजनबी के साथ कुछ ऐसे विद्वान थे जो भारत आए थे। सबसे पहले मेरे बच्चे आया था, उसका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके समय आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और उसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद। और इसी किताबुल ए हिंद को बोलते हैं भारत का भूगोल कहते हैं। इसी किताब को क्या बोलते हैं? भारत का भूगोल कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं मेरे बच्चे? भूगोल कहते हैं। और ये 1014 ईस्वी में लिखता है। पूछेगा किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। यही पूछता है। चाहे भारत का भूगोल किसने लिखा? अल बरूनी ने। कब लिखा था? 1014 ईस्वी में। ठीक है। और अल बरूनी के बचपन का नाम क्या था? कभी कभी तो मेरे बच्चे ये भी पूछता है कि अल बरूनी के बचपन का नाम क्या था? तो अल बरूनी के बचपन का नाम था अबू हान मोहम्मद। बहुत अंदर तक पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता है। अबू हान मोहम्मद था इसके बचपन का नाम। बातें क्लियर? चलो दूसरी बार चलते हैं फिरदौसी के पास। सुने भी होंगे फिरदौसी का नाम। फिरदौसी जो था मेरे बच्चे, इसके दरबारी लेखक था। पूछेगा कि महमूद गजनबी का दरबारी लेखक का नाम बताइए। फिरदौसी एकदम घर में रहता था और इसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था मेरे बच्चे शाहनामा। क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। और जो शाहनामा किताब है मेरे बच्चे, शाहनामा जो किताब है ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में लिखा था। शाहनामा किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। फिरदौसी जो था, फिरदौसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व का राजा कहते हैं। पूर्व का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। या राजा को ही फारसी भाषा में होयर कहते हैं। क्या कहते हैं? होयर। क्या कहते हैं? होयर कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी बात आपको बता दें कि जब महमूद गजनबी मर गया तो भारत में 150 वर्षों तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। भारत चैन की सांस से जिंदा रहा। कितने वर्षों तक? 1050 ईस्वी तक भारत चैन की एकदम सांसों में सोया रहा। भारत को कोई भी समस्याएं नहीं हुई। एक बार फिर से मैं अपनी बातों को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन क्लियर करता हूं। ठीक है। देखो, महमूद गजनबी मेरे बच्चे गजनी का था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। महमूद गजनबी जो वंश था यामनी वंश का था। और महमूद गजनबी को बुत सिकन कहते हैं। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनबी के बाबा का नाम, दादा का नाम था, अब्बू का नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन का लड़का था सुबतगिन और सुबतगिन का लड़का था महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी 970 से 997 से 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। और भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क शासक होता है महमूद गजनबी। भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। इसका पहला जो आक्रमण रहता है राजा जयपाल के विरुद्ध रहता है। 1000 ईस्वी में रहता है। राजा जयपाल हराता है। 1002 में दूसरा हम लोगों का आक्रमण होता है। फिर जयपाल के विरुद्ध जयपाल दौड़ा के मारता है। और जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था जो पेशावर पाकिस्तान में उस समय राज्य किया करता था। कहाँ पर? पेशावर। दूसरी बात, जिहाद क्या होता है? जिहाद एक प्रकार का धर्म युद्ध होता है। क्या होता है? धर्म युद्ध होता है। महमूद गजनबी 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आक्रमण करता है। जो नगरकोट का मंदिर होता है, नगरकोट का मंदिर तोड़ता फोड़ता है और बहुत तहस नहस कर देता है। 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और आनंदपाल को हरा देता है। और 1011 और 12 ईस्वी में महमूद गजनबी उज्जैन और मथुरा पर अधिकार कर लेता है। उज्जैन हम लोगों का मेरे बच्चे क्षिप्रा नदी पर है और मथुरा हम लोगों की सरजू नदी पर है। हो गया आगरा मथुरा। मथुरा जो है यमुना नदी पर है। अयोध्या सरजू नदी, हाँ मथुरा जो है यमुना नदी पर। ठीक है मेरे बच्चे। सबसे खतरनाक आक्रमण रहता है 16वां, जो 1025 ईस्वी में करता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और ये भगवान शिव का मंदिर होता है। ये काठियावाड़ जिले में पड़ता है, गुजरात में।
और इस मंदिर का निर्माण भीम प्रथम कराता है और ये चालुक्य वंश का राजा रहता है। किस वंश का राजा रहता है? चालुक्य वंश का राजा रहता है। और इस मंदिर से जितना भी मेरे बच्चे मूर्ति से जो पत्थर निकलता है मक्का और मदीना और गजनी में ले जाकर सीढ़ियों पर लगा देता है। बहुत गलत कार्य करता है, बहुत गलत कार्य करता है मेरे बच्चे। दूसरी बात आपको ये भी जानना पड़ेगा मेरे बच्चे कि बता दें आपको कि जो महमूद गजनबी है, क्या है? महमूद गजनबी है, यानी सीधी सी बात, एक बात ये पॉइंट देख लो, जो महमूद गजनबी है मेरे बच्चे, खास तौर से सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को पुनः दूसरी बार निर्माण कराया था, दूसरी बार निर्माण कराया था। ठीक है, आगे की बात होती है कि 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है राजस्थान में और 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। अलबरूनी किताबुल हिंद लिखता है जिसे भारत का भूगोल कहते हैं 1014 ईस्वी में, और अलबरूनी के बचपन का नाम था अबू हान मोहम्मद था, अबू हान मोहम्मद था, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिरदौसी है ये महमूद गजनबी का दरबारी लेखक रहता है और इसने फारसी भाषा में शाहनामा लिखा था और फिरदौसी को पूर्व का राजा या होयर कहते हैं। जब महमूद गजनबी 1030 ईस्वी में मर जाता है तो भारत पर 150 वर्षों तक, कितने वर्षों तक मेरे भाई? 1050 वर्षों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी मुसलमानों का आक्रमण भारत में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा आक्रमण और पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। उसके बाद मेरे बच्चे भारत में आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा जो 1206 से लेकर 1526 तक चलेगा, जिसमें गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा और लोधी वंश आएगा। सभी शासकों के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। चलिए, बातें होगी मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी, ठीक है मेरे बच्चे, मोहम्मद गोरी जो है मेरे बच्चे ये भी गजनी का रहता है। कहाँ का? गजनी का रहता है, लेकिन गोर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गोर वंश का शासक था और इसके बचपन का नाम सिहाबुद्दीन था। बचपन का नाम सिहाबुद्दीन था। सिहाबुद्दीन, बचपन का नाम क्या है? सिहाबुद्दीन है। ठीक है, उसको लेके चलिए हमारे। ठीक है, बचपन का नाम क्या रहता है मेरे बच्चे? सिहाबुद्दीन रहता है। किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो आप बताएंगे संसबनी वंश का। संसबनी वंश का शासक रहता था। किस वंश का शासक है? संसबनी वंश का शासक है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का सबसे फेमस युद्ध होता है मेरे बच्चे 1191 ईस्वी में, तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई। ठीक है मेरे बच्चे, ये होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मेन बता रहे, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और मोहम्मद गोरी मेरे दोस्त इस युद्ध में हार जाता है और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है। जब भागता है तो पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा पीछा करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहता है मेरे बच्चे कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत कभी पीछे से आक्रमण नहीं करते हैं। तो यही पृथ्वीराज चौहान का घमंड जो था काफ़ी बुरा पड़ा, काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने मेरे बच्चे पृथ्वीराज चौहान की वाट लगा दी और पृथ्वीराज चौहान को दौड़ा दौड़ा के मारा और उनकी गर्दन को काट कर शरीर से अलग कर दिया और पूरा मेरे बच्चे गजनी में गधे पर बैठाकर पूरा का पूरा घुमा दिया। और मेरे बच्चे एक इतिहासकार था, उसका नाम था लेन बुल। ये बताता है ये पूरी इतिहास की सबसे निश्चितम घटना थी। ऐसी कोई घटना अब तक इतिहास में नहीं घटित हुई थी। मेरे बच्चे बहुत दर्दनाक मार मारता है, बहुत दर्दनाक मार मारता है, जिससे ऐसी बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। और यही जानकारी मेरे बच्चे चंद्रवरदाई, नाम सुने होंगे, चंद्रवरदाई, क्या नाम है? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो जब किताब लिखे थे तो पृथ्वीराज रासो में भी यही जानकारी दी जाती है चंद्र बरदाई द्वारा, क्योंकि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। समझ में आ गई बातें? इतनी बातें। चलिए, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, क्या नाम है मेरे बच्चे? बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी होता है मेरे बच्चे, ये बिहार और बंगाल पर आक्रमण करता है और बिहार और बंगाल को भी आपस में मिला लेता है। ठीक है। और मोहम्मद गोरी एक पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित कराया था, लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित कराया था। ये पहला ऐसा राजा था। समझ में आ गया? दूसरी बात, मोहम्मद गोरी का जो सैनिक मुख्यालय है मेरे बच्चे, सैनिक जो मुख्यालय है ये हम लोगों का इंद्रप्रस्थ में होता है। कहाँ पर होता है? इंद्रप्रस्थ। और यो इंद्रप्रस्थ है, यही मेरे बच्चे दिल्ली की राजधानी थी। कहाँ थी? सारी दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ मेरे बच्चे पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी? पांडवों की राजधानी हुआ करती थी महाभारत में। समझ में आ गई बातें? इतनी बातें सबको एकदम पूरी अच्छी तरह से सबको आना चाहिए। बताया जाता है मेरे बच्चे कि 1206 ईस्वी में, कितने मेरे बच्चे? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। पूछेगा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में। और जैसे ही 1206 में मृत्यु होती है तो मेरे बच्चे मुल्तान और पेशावर का सेनापति घोषित कर देता है मेरे बच्चे। किसको? एक व्यक्ति था, उसका सेनापति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन को दे देता है मुल्तान और क्या मेरे बच्चे? पेशावर और कराची को, और वापस लौट जाता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शर्त ये रहता है कि मोहम्मद गोरी का एक लड़का था, उसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था मेरे बच्चे? शाहरुख को हमेशा टैक्स भेजेगा। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन मेरे बच्चे आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद गोरी का दो और गुलाम थे, एक का नाम था एलदौच और एक का नाम था कुबाचा। ये भी पता है दोनों के दोनों पता है मुल्तान, पेशावर, कराची को लेना चाहते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इस समस्या को कैसे निजात पाया जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरह से हम लोगों का भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। और रियलिटी में आपको बता दें कि भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन रहता है, मुस्लिम शासक की स्थापना कौन करता है? तो भारत में सबसे पहले मुस्लिम शासक की स्थापना मोहम्मद गोरी के ही द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के ही द्वारा की जाती है। और पहला तुर्क शासक की भी स्थापना आपके मोहम्मद गोरी द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती हैं? मोहम्मद गोरी के द्वारा होती हैं। इसके बाद हम लोग मेरे बच्चे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। थोड़ा सा देख लेना मेरे बच्चे, हिंदी थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत मेरे बच्चे 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। ठीक है। बताया जाता है कि 8430 94 37 75 ये एक मोबाइल नंबर है। देखो मेरे बच्चे, बताया जाता है, दूसरी बात लिखा जाता है, गुलाब खिले तो सांस लो, खिले तो सांस लो, सांस लो। ठीक है। देखो मेरे बच्चे, गु का मतलब गुलाम वंश, खी का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, तू का मतलब क्या? तुगलक वंश। और स का मतलब मेरे बच्चे सैयद वंश, और लो का मतलब लोदी वंश। ठीक है। ये आपके मेरे बच्चे लोदी वंश, ये 5 ऐसे वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के रूप में कार्य करते हैं। और मेरे बच्चे गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक होता है। और सैयद वंश 14 से लेकर 1451 तक होता है। और लोदी वंश मेरे बच्चे 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक होता है।
ठीक है, जिसमें मेरे बच्चे 84 वर्षों तक गुलाम वंश शासन किए, 30 वर्षों तक मेरे बच्चे खिलजी वंश ने राज्य किया, 94 वर्ष तुगलक वंश ने किया, 37 वर्ष सैयद वंश ने किया और 75 वर्ष लोदी वंश ने किया था। कभी कभी आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा राजवंश किसका रहा मेरे बच्चे, तो आपका तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का था। दूसरा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर किसका था, तो 84, 30, 94 के बाद देखिए 94 के छोटा क्या है 84, 84 वर्षों तक हम लोग का गुलाम वंश रहा। तीसरे नंबर पे लोदी वंश आता है, ठीक है। और सबसे कम मेरे बच्चे खिलजी वंश रहता है, मात्र 30 वर्षों तक आपका शासनकाल रहता है, ठीक है। इसमें कुछ बातें और बता दूं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की बात होती है मेरे बच्चे, लिखा जाता है कि ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक जल गया क्या? खीबों से। ऐबक का मतलब मेरे बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक है। किसका मेरे बच्चे? गुलाम वंश का। इसी को बताएंगे कुतुबी वंश बोलते हैं, या शमसी वंश बोलते हैं, या ममलुक वंश बोलते हैं, या दास वंश बोलते हैं। पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। बस आपसे नम्र निवेदन है कि अच्छे से नोट्स क्लियर करिए। और मेरे बच्चे, आप पर आपका एक बहुत बड़ा सहयोग मुझ पर रहेगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो मेरे दोस्त मेरी लाइफ बन जाएगी और आपकी भी लाइफ में एकदम 100% गारंटी दे देते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इंग्लिश का क्लास हम चालू करेंगे। सच में इंग्लिश मज़ा आएगा। और इंग्लिश सबसे ज़्यादा बच्चे बच्चियों को दिक्कत करता है, लेकिन दिक्कत अब एकदम 1% नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, ठीक है। चलो, उसके बाद ज का मतलब होता है मेरे बच्चे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया। ये जो होता है मेरे बच्चे, ये खिलजी वंश का संस्थापक है, हो गया। फिर ग का मतलब होता है मेरे बच्चे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक होता है। खी का मतलब होता है मेरे बच्चे खिज्र खां। क्या होता है? खिज्र खां। और खिज्र खां जो रहता है मेरे बच्चे, ये किस वंश का संस्थापक रहता है? तो जो खिज्र खां है मेरे बच्चे, सैयद वंश का। और ब का मतलब होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, और ये बहलोल लोदी जो होता है मेरे बच्चे लोदी वंश का शासक होता है। किस वंश का शासक होता है? लोदी वंश का शासक होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे दिल्ली सल्तनत चालू होगा, और दिल्ली सल्तनत में पूरी बातें गुलाम वंश और खिलजी वंश का जो वीडियो रहेगा एक में रहेगा। उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश का एक वीडियो में रहेगा, और पूरा डिटेल रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। मेरे बच्चे, बस मैं आपसे ये सजेशन चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या तेज़ पढ़ा रहे हैं कि धीमे पढ़ा रहे हैं? अपना सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और क्या आप इससे भी और डिटेल पढ़ना चाहते हैं और अंदर तक जाके पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री का लगभग 80% पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं। यदि आप इजाज़त देंगे तो इसका 10%, 10% और पढ़ा देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा मेरे बच्चे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जल्दी से कामयाब हों, हमारी यही शुभकामनाएं आपसे रहती हैं।